नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर की लॉजिक की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉजिक का टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य आकार। वाक्य आकार क्या होते हैं और वाक्य आकार के तीन रूप कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। वाक्य आकार चरों व संयोजक चिन्हों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चरों के स्थान पर वाक्य प्रतिस्थापित कर देने पर हमें एक वाक्य प्राप्त हो जाता है। सत्यता मूल्य के आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार या तीन रूप हो सकते हैं: पुनर्कथन, व्याघात व संभाव्य। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि पुनर्कथन, व्याघात और संभाव्य का क्या मतलब होता है। पुनरुक्ति, इसे अंग्रेजी में टोटोलॉजी भी कहते हैं, इसे पुनर्कथन भी कहते हैं। ये वे प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं जो कि अनिवार्य रूप से सत्य ही होती है। दूसरे शब्दों में, वे वाक्यकार जिनका सत्यता मूल्य, जिनका ट्रूथ वैल्यू सदैव सत्य रहता है, चाहे उनके घटक चरों का सत्यता मूल्य कुछ भी हो, पुनर्कथन कहलाते हैं। यानी ऐसे वाक्यकार जो हमेशा सत्य ही रहते हैं, जिनका मूल्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे उनके घटक चरों का मूल्य कुछ भी हो, पुनर्कथन या पुनरुक्ति कहलाते हैं। पी वेच नोट पी, पी इम्प्लीकेशन पी, ये सारे वाक्य सदैव पुनर्कथन ही होते हैं। अब कोई भी वाक्य जो है वो अपने आकार के कारण सत्य होता है। पी वेच नोट पी वाला वाक्य यदि सत्य है तो इस आकार का कोई भी वाक्य होगा वो सत्य ही माना जाएगा, वो ही पुनरुक्ति ही माना जाएगा। जैसे पी वेच नोट पी है, इसके स्थान पर यदि हम ए वेच नोट ए लिखते हैं या सी वेच नोट सी लिखते हैं या पी इम्प्लीकेशन पी है, इसके स्थान पर हम टी इम्प्लीकेशन टी लिखते हैं, डब्लू इम्प्लीकेशन डब्लू लिखते हैं, तो ये वाक्य सत्य होंगे क्योंकि इनका आकार जो है वो सत्य है। कोई भी कथन अपने तार्किक आकार, लॉजिकली फॉर्म के कारण ही सत्य होता है। जैसे क्यू एच नोट क्यू, यह कथन भी पुनर्कथन है या क्यू एक विशेष तार्क वाक्य है। हम यहाँ देखते हैं कि पी एच नोट पी और क्यू एच नोट क्यू दोनों का तार्किक आकार एक जैसा है। तो कोई भी वाक्य जो है वो अपने तार्किक आकार के कारण सर्वत्र सत्य होता है। अतः इन वाक्यों को सर्वत्र सत्यता वाक्य आकारों के गुण भी कहते हैं। व्याघात, दूसरा वाक्य आकार है व्याघात। वे वाक्य आकार जिनका सत्यता मूल्य यानी जिनका ट्रुथ वैल्यू प्रत्येक स्थिति में असत्य होता है। पहले वाले में जिनका सत्यता मूल्य हमेशा सत्य होता है, जबकि इसमें क्या है कि वे वाक्यकार जिनका सत्यता मूल्य प्रत्येक स्थिति में असत्य होता है, चाहे उनके घटक चरों का मान कुछ भी हो, उन्हें व्याघात कहलाते हैं। पी डॉट नोट पी वाला प्रत्येक वाक्य व्याघाती है। पी वैच नोट पी वाला प्रत्येक वाक्य एक व्याघाती है। इसको हम तालिका बना के जांच कर सकते हैं। संभाव्य, संयोगिक या आपातिक, इसके दो नाम हैं। इसको संभाव्य भी कहते हैं, इसको आपातिक भी कहते हैं, इसको संयोगिक भी कहते हैं। वे वाक्यकार जिनका सत्यता मूल्य उनके घटक चरों के सत्यता मूल्य पर निर्भर करता है तथा उन्हीं के आधार पर सत्य असत्य होता है। पहले वाले में हमने देखा कि पुनरुक्ति में अंतिम जो कॉलम है उसमें सारे मूल्य सत्य आते हैं। व्याघात में हमने देखा कि अंतिम कॉलम में सारे मूल्य असत्य आते हैं। लेकिन संभाव्य या संयोगिक या आपातिक जो है, कॉन्टिजेनेट जो है, उसमें अंतिम वाक्य में सत्य असत्य दोनों मूल्य आएंगे। हालांकि इस वाक्य आकार में सत्य असत्य दोनों का अनुपात समान होना आवश्यक नहीं है। इसकी केवल यही शर्त है कि सत्यता सारणी के अंतिम कॉलम में सत्य कितनी भी बार आए, परंतु कम से कम एक बार असत्य अवश्य आए। अर्थात इस वाक्य आकार का सत्यता मूल्य विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। कभी इसका सत्यता मूल्य सत्य होगा
तो कभी इसका सत्यता मूल्य जो है वो असत्य होगा। कभी वाक्य सत्य होता है तो कभी वाक्य असत्य। उदाहरण के लिए पी इम्प्लीकेशन नोट पी वाला, पी इम्प्लीकेशन नोट पी वाला प्रत्येक वाक्य एक संभाव्य वाक्य होगा। इसको हम तालिका बना के, सत्यता सारणी बना के इनको हम जांच कर सकते हैं। सामान्य प्रतीक विज्ञप्तियों के लिए हम प्रत्येक प्रतीक विज्ञप्ति के लिए केवल एक ही चर का प्रयोग करते हैं। जब हम सिंबोलाइजेशन लॉजिक की बात करते हैं या सिंबोलाइजेशन क्वांटिफायर की बात करते हैं तो उसके लिए समझाने से पहले ये 2-4 लाइनें हैं कि सामान्य प्रतीक विज्ञप्तियों के लिए प्रत्येक वाक्य के लिए हम एक ही चर का प्रयोग करते हैं, परंतु विधानात्मक तर्कशास्त्र में यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रतिज्ञप्ति में आए उद्देश्य व विधेय पदों के लिए अलग अलग चरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मनुष्य है, इस वाक्य में राम के लिए र व मनुष्य के लिए मैं प्रतीक लिखते हैं, या मैं पद विधेय है, इस मैं पद को कुछ बड़ा बनाकर लिखते हैं और उसके दाईं ओर उद्देश्य पद के प्रतीक र को कुछ छोटा करके लिखते हैं। जैसे राम ईमानदार है, तो इसमें देखो मैं और र, मैं और राम मनुष्य है, तो इसमें विधेय पद है मैं, तो मैं को बड़ा करके लिखते हैं और उसके पैर में उद्देश्य जो इसका पद है उसको छोटा करके लिखते हैं मर। इसको पढ़ने का तरीका जो है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। मैं रे है, तो इसको नीचे से पढ़ते हैं राम मनुष्य है। यहाँ राम एक पद है, इसलिए यह एक पदीय विधेय है। इसी तरह द्विपदीय विधेय भी हो सकता है, जैसे राम और मोहन कवि है, तो इसमें कवि पद जो है वो विधेय पद है, इसलिए इसको बड़ा करके लिखते हैं जैसे कर डॉट कम। इसका मतलब ये हो गया, इसको नीचे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि राम ईमानदार है और डॉट का मतलब है और राम ईमानदार है और राम ईमानदार है और मोहन कवि है, या राम कवि है और मोहन कवि है। इसी प्रकार एक उद्देश्य पद के साथ दो विधेय भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे राम ईमानदार और बहादुर है, तो इसमें विधेय पद दो हैं, तो इसलिए इनको हमने लार्ज के रूप में लिख दिया ई और ब, और इनके पेड़ में हमने राम को लिख दिया। तो इसको नीचे से पढ़ना आरंभ करते हैं कि राम ईमानदार है और राम बहादुर है। परंतु जब हम निरूपाधिक तर्क वाक्यों में इस प्रकार का सिंबलाइजेशन करते हैं तो वहाँ वाक्य के परिमाण को भी प्रदर्शित करना होता है। वाक्य की मात्रा जो है भी, यह परिमाण का मतलब है कि यह वाक्य, जिस वाक्य को हम लिख रहे हैं या जिस वाक्य को हम बोल रहे हैं, वो वाक्य सभी वर्गों के लिए है या कुछ वर्ग के लिए है, उसे बोलते हैं वाक्य का परिमाण। तो जब निरूपाधिक तर्क वाक्यों का प्रतीकीकरण करते हैं तो हम वहाँ वाक्य के परिमाण को भी प्रदर्शित करते हैं। निरूपाधिक तर्क वाक्यों में यह दिखलाने के लिए कि वे अपने वर्गों के सभी सदस्यों के बारे में कथन करते हैं या कुछ सदस्यों के बारे में परिमाण पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अगर परिमाण पर विचार न किया जाए तो सभी मनुष्य ईमानदार है व कुछ मनुष्य ईमानदार है, ये सभी वाक्य एक जैसे हो जाएंगे। जैसे एक वाक्य है सभी मनुष्य ईमानदार है और दूसरा वाक्य है कुछ मनुष्य ईमानदार है। अगर इनके परिमाण यानी सभी और कुछ, इनको हम परिमाण बोलते हैं क्योंकि ये मात्रा के बारे में बता रहे हैं। अगर हमने सभी और कुछ पर विचार नहीं किया या इस वाक्य से, दोनों वाक्यों से सभी और कुछ को हम हटा लेते हैं तो फिर पीछे क्या रहेगा, मनुष्य ईमानदार है, मनुष्य ईमानदार है, यानी पहले वाला वाक्य और दूसरे वाले वाक्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए वाक्यों में अंतर करने के लिए वाक्य के शुरुआत में हम वाक्य के परिमाण को लिखते हैं, ये सभी वाक्य एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए हम वाक्य के प्रारंभ में कुछ परिमाण, मसलन सभी, कोई, कुछ आदि लिखते हैं। परिमाण को जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें परिमाणक कहते हैं। ये परिमाणक दो प्रकार के होते हैं। एक परिमाणक होते हैं जो सभी व्यक्तियों के या प्रत्येक चीज़ के बारे में व्याख्या करते हैं, उन्हें हम यूनिवर्सल परिमाणक बोलते हैं यानी सर्वव्यापी क्वांटिफायर बोलते हैं। दूसरा जो है जो कुछ वस्तुओं के बारे में कथन करते हैं,
उन्हें हम विशेष तर्क वाक्य या अंशव्यापी परिमाणक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। तो परिमाणक दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापी परिमाणक और अंशव्यापी परिमाणक। बहुत बहुत धन्यवाद।